हाय फ्रेंड्स, आज हम कोलाइडल अवस्था के या कोलाइडल फेज के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल फेज अगर इसे हम डिवाइड करें तो कोलाइडल अवस्था जो है जल में विलय पदार्थों को चर्मपत्र में से विस्तृत होने की क्षमता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जिसे अगर हम एनिमल मेम्ब्रेन या जांतव्य झिल्ली में से अगर निकालें तो उनका विस्तृत होना या नहीं होना इस आधार पर हम इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट है कोलॉइड। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में से नहीं छनते हैं या विस्तृत नहीं होते हैं कोलॉइड कहलाते हैं। यानी कि चर्मपत्र या जांतव्य झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं। ओल्ड कंसेप्ट है ये, जैसे कि गोंद, स्टार्च। ठीक है। सेकंड अगर डिवाइड करें तो ये है हमारा क्रिस्टलाभ। ये क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र या जांतव्य झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि चर्मपत्र में से विस्तृत हो जाते हैं। जैसे कि NaCl, यूरिया या शर्करा का सॉल्यूशन। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इससे ये पता चला कि कोलाइडल और क्रिस्टलाभ जो हैं ये कोई विलयन का प्रकार नहीं है, ये एक पदार्थ की अवस्था है। जैसे अगर हम इन्हीं कणों के आकार के आधार पर डिवाइड करें तो हमारे जो सॉल्यूशन बन सकते हैं वो हो सकते हैं विलयन के प्रकार। फर्स्ट हो सकता है हमारा, और वो भी किस बेस पर? कणों के आकार के आधार पर। ठीक है। और फर्स्ट हमने पढ़ा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन कैसे? जैसे हमने नमक को पानी में मिलाया और तो जो ओवरऑल जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा हमें वो कहलाएगा हमारा वास्तविक विलयन। मतलब अगर हम नमक को पानी में मिलाने के पश्चात अगर हम गिलास को, ट्रांसपेरेंट जो गिलास है, उससे अगर देखें तो हमें नमक जो है उसमें कहीं पर इस टाइप से दिखाई नहीं देगा कि इसमें अलग से जो विलय के जो कण हैं वो हमें अलग से दिखाई दें। मतलब एक समांगी मिश्रण प्राप्त हो चुका है हमें, और इसी ये कहलाएगा वास्तविक विलयन। तो ये जो वास्तविक विलयन है इसमें कणों का आकार जो है वो इतना सूक्ष्म पाया जाता है जिन्हें अगर हम एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी या अति शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी देखें तो भी वो कण हमें नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे विलयन जिसमें कणों का आकार, हम कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम पाया जाता है, 1 नैनोमीटर से भी कम पाया जाता है, तो ऐसे विलयनों को वास्तविक विलयन कहा जाता है। और अगर इनकी प्रॉपर्टी देखें तो ऐसे विलयनों का आकार चूंकि 1 नैनोमीटर से भी कम है तो इन्हें अगर चाहे फिल्टर पेपर में से छाने या जंतु झिल्ली में से छाने, ये दोनों में से ही विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि अगर इन्हें हम फिल्टर करते हैं तो ये जंतु झिल्ली और जो फिल्टर पेपर है उन दोनों में से ही बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए कि जो फिल्टर पेपर या जांतव्य झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं। और तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया इनका? यानी कि इन्हें हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। अति शक्तिशाली यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा हमारा निलंबन प्रकार का विलयन। देखो, अगर 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं तो वास्तविक विलयन है, उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं और जांतव्य झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं। और निलंबन प्रकार के जो सॉल्यूशन है इसमें जो कणों का आकार है, अगर हम
पॉइंट वाइज देखें तो निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक पाया जाता है, 100 नैनोमीटर से अधिक। अब 100 नैनोमीटर से अधिक है, इसका मतलब साइज इनका बड़ा हो गया, और साइज इनका बड़ा हो गया तो इन्हें नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी है या हमारी सामान्य आंखें जो है उन्हें आसानी से देख सकती है, यानी कि सामान्य आंखों से इन्हें देखा जा सकता है, सामान्य आंखों से इन्हें देखा जा सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा इसमें, ये जो है फिल्टर पेपर हो चाहे जंतु झिल्ली हो, दोनों में से ही विसरित नहीं होंगे बल्कि उसमें से छन जाएंगे, यानी कि ये फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होगा इसमें, और थर्ड हो जाएगा, चूंकि आकार बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, ये जिस भी विलयन में होंगे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने तल में जाकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तल में बैठ जाते हैं, यानी कि उदाहरण देखें तो हमने क्या किया, पानी के अंदर मिट्टी को डाल दिया। अब मिट्टी के कणों का आकार जो है अगर वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो होगा क्या, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो निलंबन प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा। और चूंकि इनका आकार और इनका वेट जो है वो ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने तल में जाकर के बैठ जाएंगे, और अगर इस विलयन को छाना जाए तो ये फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली सभी में किसी में से भी विसरित नहीं होते हैं और ऊपर हमें अलग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन में अगर हम अंतर देखें तो क्या कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन जो है उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है और निलंबन विलयन जो है उनका आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक है। तो आकार से ही पता चल रहा है, जो छोटा है वो उसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, और जो बड़ा है उसे हम सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं। बड़े आकार के कारण ये तल में बैठ जाते हैं, छोटे आकार के कारण ये आसानी से विसरित हो जाते हैं। तो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन, इसका उदाहरण लेकर हमने मिट्टी का जलीय विलयन, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा कोलाइडल विलयन या कोलाइडी विलयन। तो अगर हमारा वास्तविक विलयन 1 नैनोमीटर से छोटे कणों का था, निलंबन विलयन 100 नैनोमीटर से कणों से बड़ों का था, तो कोलाइडी विलयन जो है यानी कि इनकी फेज क्या हो जाएगी, इनकी जो दोनों के मध्य की अवस्था हो जाएगी ये, यानी कि ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा हो, तो रेंज क्या होगा इनकी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर कणों के मध्य में पाया जाता है कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। दूसरा इनकी जो खास बात है, ये विषमांगी प्रकार के विलयन है, विषमांगी। तीसरा, चूंकि 1 नैनोमीटर से बड़े हैं और 100 नैनोमीटर से छोटे हैं तो इन्हें सामान्य आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, सामान्य आंखों से नहीं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखा जा सकता, राइट, ठीक है। तो सारी की सारी हमें समझ में आ चुका है। देखो वास्तविक विलयन को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अति शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसे देख सकते हैं। निलंबन प्रकार को सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन को 1 से 100 के बीच में होने के कारण इन्हें सामान्य आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तीसरा, इनका विसरण अगर देखें तो ये कण जो है चूंकि इनकी रेंज 1 से 100 के बीच में है, तो यानी कि ये फिल्टर पेपर से तो गुजर जाएंगे, फिल्टर पेपर से विसरित हो जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं। ओके, अब चूंकि हमें तीनों के बारे में मैक्सिमम चीजें पता चल चुकी हैं, अगर इनका अलग से ही अंतर देखें हम कि क्या क्या अंतर हो सकता है, हम कर सकते हैं वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन। कुछ मेन टॉप पॉइंट जो हमने अभी तक देखे हैं उसके आधार पर इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा फर्स्ट गुण में हमने क्या देखा था, कणों का आकार।
तो कणों के आकार के अगर देखें हम तो वास्तविक विलयन में क्या था, 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा था, और निलंबन में क्या था, 100 नैनोमीटर से बड़ा, और कोलाइडी में क्या था, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। कॉमन पॉइंट है, इजीली याद हो जाएंगे। दूसरा, अगर इनकी प्रावस्था देखें तो वास्तविक विलयन की प्रावस्था जो होगी वो समांगी प्रकार की होगी, क्योंकि हमें जो नमक का पानी में सॉल्यूशन बनाया था वो घुलने के पश्चात या उसका विलयन बनने के पश्चात हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, देख करके बता नहीं सकते हैं कि इसमें क्या घुला हुआ है, तो समांगी प्रकार की अवस्था थी। जबकि कोलाइडी और निलंबन जो थे वो दोनों ही विषमांगी प्रकार की अवस्थाओं को दर्शा रहे थे। ठीक है। थर्ड हो गया कणों की दृश्यता, किन्हें देख किस चीज से देखा जा सकता है, किस चीज से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि वास्तविक विलयन को हम ना तो सामान्य आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन किससे देख सकते हैं, हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है। निलंबन के लिए क्या कह सकते हैं, सामान्य और सूक्ष्मदर्शी दोनों से देखा जा सकता है, यानी कि सामान्य आंखों से देख सकते हैं। और कोलाइडी को सामान्य आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट अगर देखें हम, इनका विसरण या पृथक्करण किस किस से, फर्स्ट फिल्टर पेपर से कर लेते हैं, और सेकंड जानता बिजली से करते हैं। ठीक है। वास्तविक विलयन जो है कणों का आकार बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो फिल्टर पेपर और जानता झिल्ली दोनों में से ही विस्तृत हो जाएंगे। तो राइट का निशान लगा लेते हैं। पृथक्करण वास्तविक विलयन के लिए फिल्टर पेपर में से भी छन जाएंगे और जानता झिल्ली में से भी विस्तृत हो जाएंगे, दोनों में से ही विस्तृत हो जाएंगे। ठीक है। और निलंबन प्रकार के सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो ये जो है विस्तृत नहीं होते हैं निलंबन, क्योंकि कणों का आकार बड़ा है, ऊपर ही रह जाएंगे छन्नी के, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों में ही ये जो है, सॉरी क्रॉस लगा देते हैं, दोनों में से ही विस्तृत नहीं होते हैं, आसानी से छाना जा सकता है। ठीक है। और कोलाइडी विलयन को देखें तो ये फिल्टर पेपर में से तो निकल जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे, लेकिन जानता हुए झिल्ली में से ये नहीं निकल पाएंगे। यानी कि इनके आकार और इनके वेट के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस में से इनका पृथक्करण किया जा सकता है और किस में से नहीं किया जा सकता है। देखो वास्तविक विलयन छोटे आकार के हैं, चाहे फिल्टर पेपर लें चाहे जंतु झिल्ली लें, दोनों में से ही विस्तृत हो जाएंगे। लेकिन निलंबन कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा है, तो ये दो, चाहे फिल्टर पेपर ले लो चाहे जंतु झिल्ली ले लो, दोनों में ही से ही छन जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, विस्तृत नहीं हो पाएंगे, छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे। जो भी हमने फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली ली है उसके ऊपर ही रह जाएंगे, तो क्रॉस का निशान लगा दिया। और कोलाइडी विलयन जो है फिल्टर पेपर में से तो निकल जाएंगे, नीचे विस्तृत हो जाएंगे, लेकिन जंतु झिल्ली जो है उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उनके साइज और वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हमें पता है कि वास्तविक विलयन का तो वो वैसे आकार बहुत छोटा है, कोलाइडी विलयन का 1 से 100 के बीच में है, और निलंबन का सबसे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल जो है किस पर लगेगा, निलंबन प्रकार के कणों के ऊपर। तो मैं गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा किस पर वर्क करेगा, निलंबन प्रकार के कणों के ऊपर वर्क करेगा, और इन दोनों के ऊपर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। इसके पश्चात कुछ विशिष्ट गुण हैं जो कोलाइडी विलयनों के ही अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया ब्राउनियन गति, अलग से टॉपिक है, यहाँ केवल पॉइंट बना करके लिख लेना है, ब्राउनियन गति। और 7 पॉइंट है इनका टिंडल प्रभाव। ये जो गुण है ये केवल और केवल कोलाइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए राइट का निशान लगाया जा रहा है। और वास्तविक विलयन और निलंबन प्रकार की जो विलयन है ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव जो है उसे प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अलावा 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है, तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें आयन पाए जाएंगे उस बेस पर डिपेंड करेगा कि जिसमें धनायन और ऋणायन है वो अपने अपोजिट जो भी इलेक्ट्रोड है उसकी ओर गमन प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन जो है, जैसे कि हमने बोला कि NaCl का जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें आयन इजीली प्रोड्यूस हो सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनके धनायन और ऋणायन जो हैं वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, धनायन जो है वो कैथोड की ओर गमन प्रदर्शित करेगा, और ऋणायन जो है
वो एनोड की ओर गमन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, निलंबन प्रकार के बड़े आकार के सॉल्यूशन है, दूसरा इन पर धनावेश और ऋणावेश क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन जो है इनमें धनावेशित और ऋणावेशित प्रकार के कोलाइड आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर जिस प्रकार का आवेश पाया जाएगा उसी प्रकार उसके अपोजिट क्या इलेक्ट्रोड की ओर ये गमन प्रदर्शित करेंगे, यानी कि वही धनावेशित प्रकार के जो कोलाइड हैं वो कैथोड की ओर, और ऋणावेशित प्रकार के जो कोलाइड हैं वो एनोड की ओर गमन प्रदर्शित करेंगे। एक समरी हो गई है जो इजी है बहुत ही, वो स्टार्टिंग से ही समझ में आ रही है हमें कि कणों का आकार 1 से और 100 के बीच में है, तो 1 नैनोमीटर से कम है तो हमें पता आ रही है तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब इन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, हाईली जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उनका यूज़ करना पड़ेगा, और ये बड़े हैं तो इन्हें इजीली देख सकते हैं। दूसरा हम बता सकते हैं कि इनकी प्रावस्था किस प्रकार की बनेगी, समांगी प्रकार की प्रावस्था बनेगी और विश्वांगी। और अगर इन्हें फिल्टर और जानता झिल्ली में से देखें तो हमें पता है कि जो सबसे सूक्ष्म आकार के कण हैं वो हर किसी में से ही विस्तृत हो जाएंगे, जैसे कि वास्तविक विलयन है दोनों में से विस्तृत हो रहा है, जबकि निलंबन प्रकार के बड़े आकार के कण हैं विस्तृत नहीं हो पाएंगे। कोलाइडी मध्य की प्रावस्था है, इसलिए ये फिल्टर पेपर में से विस्तृत हो जाएगी, लेकिन जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं होगी। गुरुत्वाकर्षण जिसका वेट ज़्यादा है, आकार का साइज बड़ा है, वो उसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इन दोनों में नहीं मिलेगा। ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव जो है अलग से टॉपिक है, और कोलाइडियों का विशिष्ट गुण पाया जाता है, तो ये केवल कोलाइडी विलयन ही प्रदर्शित करेंगे। दूसरा विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, जिनमें धनावेशित और ऋणावेशित प्रकार के कोलाइड या आयन प्रोड्यूस होंगे वो ही अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा वर्गीकरण वास्तविक कोलाइडी और निलंबन प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जो विलयन हम बना रहे हैं कोलाइडी प्रकार के विलयन, इसमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं हमें प्राप्त होंगी। जैसे कि अभी हम नॉर्मली वास्तविक विलयन की बात करते हैं, वास्तविक विलयन जैसे हमने NaCl का वाटर सॉल्यूशन बनाया, तो NaCl जो था वो वास्तविक विलयन के अंदर विलय की तरह कार्य करता है, और पानी जो था वो विलायक की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले तो इस चीज का, कि एक वास्तविक विलयन का, और वो भी उदाहरण के लिए किसका, NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, फिर नमक क्या है इसमें, जल क्या है, और इसका ये विलयन। तो नमक तो हो गया यहाँ विलय, जल हो गया यहाँ विलायक, और इससे प्रोड्यूस हो रहा है हमें सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक वास्तविक विलयन में नमक जो है वो विलय की तरह कार्य कर रहा है, जल जो है वो विलायक की तरह कार्य कर रहा है, और इस विलयन के अंदर जो विलायक की प्रावस्था होगी वही हमारी विलयन की प्रावस्था होगी। यानी कि अगर हमारा विलायक जल या द्रव अवस्था में है तो हमारा विलयन की प्रावस्था भी किस रूप में पाई जाएगी, लिक्विड फेज में पाई जाएगी। मान लो नमक जो है हमारा सॉलिड फेज है और जल जो है वो लिक्विड है, तो विलयन भी किस रूप में पाया जाएगा, लिक्विड अवस्था में ही पाया जाएगा वास्तविक विलयन के अंदर। तो ये कंडीशंस हैं। अब इसे हम कोलाइडी के अंदर पढ़ते हैं, कोलाइड की प्रावस्था को देखते हैं। तो हमें पता है कोलाइडी विलयन जो है वो किस प्रकार की प्रावस्था शो करता है, विषमांगी प्रावस्था। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, देखो ध्यान रखना है इसे, नमक क्या था, विलय, जल क्या था, विलायक, और जो विलायक की प्रावस्था होगी वही विलयन की प्रावस्था होगी, लिक्विड और लिक्विड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलाइडी प्रावस्था में परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था मतलब क्या, ये वास्तविक विलयन के अंदर विलय के भांति व्यवहार करती है। परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में, यानी कि विलायक में मिलाई गई वो सूक्ष्म मात्रा, अगर इसकी डेफिनेशन क्रिएट करें तो वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, विलयन में कम मात्रा क्या कहलाती है, परिक्षिप्त अवस्था। और वास्तविक विलयन में ये किसकी तरह कार्य करती है, क्या होती है ये परिक्षिप्त अवस्था, विलय। यानी अगर वास्तविक विलयन की बात करें तो ये परिचित अवस्था किसकी भांति व्यवहार करती है, विलय की भांति व्यवहार करती है, फर्स्ट। सेकंड है परिक्षेपण माध्यम। तो हम क्या कह सकते हैं, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, और ये वास्तविक विलयन में किसकी भांति व्यवहार करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा, जो कि वास्तविक विलयन में
विलायक होगा। तो समझ में आ गया होगा, जो कम मात्रा में है वो परिचित अवस्था है और जो अधिक मात्रा शो कर रहा है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम। और जो विलयन हमारा बनेगा वो इस माध्यम की अवस्था को ही दर्शाएगा। ध्यान रखना है, एज ए विलायक है और ये हमारा विलय की तरह कार्य कर रहा है, और जो विलयन बनेगा वो हमारा परिक्षेपण माध्यम को प्रदर्शित करेगा। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की प्रावस्था के आधार पर जो टोटल कोलाइडी तंत्र हैं वो 8 प्रकार के संभव हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर कोलाइडी तंत्र 8 प्रकार के संभव हैं। ठीक है, देखते हैं इसे, खाली पेज ले लेते हैं पूरा। इसमें फर्स्ट हो जाएगा, टॉपिक डाल देते हैं और इसे शॉर्ट में देखते हैं थोड़ा सा। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और किस प्रकार का कोलाइड बनेगा और कुछ उदाहरण ध्यान से देखना। मान लो परिक्षेपण माध्यम जो है हमारा गैसीय है, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम गैसीय है और हमारी जो परिक्षिप्त अवस्था है वो भी गैसीय है, दोनों ही, यानी कि माध्यम भी गैस और उसमें मिलाई गई जो सूक्ष्म मात्रा है वो भी गैसीय है। तो जब गैस को गैस में मिलाएंगे तो हमारा जो विलयन बनेगा वो एक समांगी प्रकार का विलयन बनेगा, और समांगी प्रकार का जो विलयन है वो कभी भी कॉलॉइड नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है, कॉलॉइड विलयन जो है वो हमेशा विषमांगी प्रकार का होता है। निलंबन और वास्तविक सॉल्यूशन जो है वही समांगी प्रकार, सिर्फ वास्तविक विलयन जो है वही समांगी प्रकार का होगा, यानी कि गैस को गैस में मिलाने पर जो समांगी प्रकार का विलयन बनता है वो कॉलॉइडी तंत्र में नहीं काउंट किया जाएगा। ध्यान रखना है, यानी कि क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि गैस का गैस में विलयन किस प्रकार का है, तो समांगी प्रकार का विलयन है, अतः कोलाइडी तंत्र संभव नहीं है। सेकंड, अगर परिक्षेपण माध्यम गैसीय है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, मतलब देखो ध्यान से, माध्यम गैस है और जो प्रावस्था माध्यम की होती है विलयन की भी वही प्रावस्था होती है, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो हमें देखने पर कैसा दिखाई देगा, गैसीय माध्यम के रूप में दिखाई देगा, गैसीय दिखाई देगा। तो परिक्षेपण माध्यम गैसीय है और उसमें सूक्ष्म मात्रा में द्रव मिलाया गया है, तो देखने पर वो हमें गैसीय रूप में दिखाई देगा और प्रावस्था जो है उसमें द्रव है। तो ऐसे कोलाइडी तंत्रों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल मतलब क्या है इसका, क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ कि गैस जो है वो वायु है और उसमें द्रव की बूंदें पाई जा रही हैं, वायु में द्रव की बूंदें, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है एरोसोल, यानी वायु का सॉल या कोलाइडी प्रकार एरोसोल कहलाता है। तो हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, बादल या कोहरा। देखो बादल या कोहरे को हम देखते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि वो देखने पर तो हमें धुएं मतलब गैसीय प्रावस्था में दिखाई देता है, लेकिन उसमें हल्की हल्की कौन सी बूंदें दिखाई देती हैं, द्रव की बूंदें होती हैं, यानी कि बादल जो है वो गैसीय माध्यम में द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था में पाया जा रहा है। ठीक है, थर्ड उदाहरण लेते हैं इसका, गैस में ठोस। सोचो ऐसे कि परिक्षेपण माध्यम गैसीय है तो बनने वाला विलयन जो है हमें कैसा दिखाई देगा, गैसीय, लेकिन उसमें जो अवस्था पाई जा रही है उसके अंदर जो परिक्षिप्त अवस्था पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, ठोस। इसको ऐसे समझो जैसे मानो कि किसी गाड़ी में से धुएं निकल रहे हैं, तो जो धुआं है वो देखने पर हमें कैसा दिखाई देता है, गैसीय माध्यम के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसके आगे एक पेपर लगा दो, जो साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है उसके आगे एक पेपर लगा दो, और अब उस पेपर को हटा करके पूरा के पूरा पेपर ब्लैक हो जाएगा, और पेपर जो ब्लैक हो जाएगा वो जो ब्लैक पेपर है उसमें थोड़ा सा उसे किसी भी चिमटी की सहायता से हल्का सा स्क्रैच करो, तो हमें वो जो ब्लैक जो पार्टिकल हैं उन्हें अलग किया जा सकता है इजीली। और वो किस प्रावस्था को शो कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं वो, यानी कि जो ब्लैक पार्टिकल हैं वो तो हो गए हमारे सॉलिड, और जब हम इसे देख रहे थे निकलते हुए तो हमें कैसा दिखाई दे रहा था, ये एक गैसियस माध्यम की तरह, यानी कि गैस में कार्बन के सॉलिड पार्टिकल पाए जा रहे हैं। माध्यम तो गैस है लेकिन उसमें कार्बन के सॉलिड पार्टिकल इंक्लूड है, तो माध्यम गैसीय हो और परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो, तो इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को ठोसों का एरोसोल कहा जाता है, सॉलिड एरोसोल। और उदाहरण हो जाएगा धुआं। तो ये कंप्लीट हो गए। अगर हमारे परिक्षेपण माध्यम गैसीय रूप में पाए जा रहे हैं तो हमारे कोलाइडी तंत्र किस प्रकार के संभव है। सेकंड, द्रव। अगर हमारी परिक्षेपण माध्यम जो है वो द्रव है और इसमें हम परिक्षिप्त अवस्था के रूप में गैस को मिला रहे हैं,
तो सोच के देखो, अगर माध्यम द्रव है तो जब हम इसे देखेंगे तो हमें कौन सी अवस्था दिखाई देगी, जो नॉर्मली हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं वो द्रव दिखाई देगी, लेकिन उसमें कौन सी प्रावस्था मिक्स की गई है, ऐसी प्रावस्था मिक्स की गई है। तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण फॉर्म का। जो झाग हैं, कभी झागों को देखो, झाग जो हैं वो द्रव अवस्था, मतलब पानी के अंदर हमने मान लो साबुन या अपमार्जक मिलाया उसमें, और उसमें जैसे ही हमने हवा प्रोड्यूस की तो अवस्था तो द्रव थी, लेकिन हमने उसमें गैस या वायु प्रवाहित करवा दी और उससे झाग क्रिएट हुए। तो झाग जो हैं उनके अंदर वायु भरी हुई है और देखने पर हमें द्रव अवस्था के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस चीज को शो करेंगी, फॉर्म अवस्था को शो करेंगे। तो हम कह सकते हैं साबुन के झाग, या फिर सोडा वाटर। देखा होगा तुमने, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं लिक्विड होती है, लेकिन उसमें हम जैसे ही CO2 प्रोड्यूस कराते हैं तो एक लिक्विड माध्यम में CO2 गैस को प्रोड्यूस करा करके कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया गया है। तो हम इसका उदाहरण क्या कर सकते हैं, सोडा वाटर, द्रव में गैस मिलाएगी। सेकंड, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है और उसके अंदर द्रव ही इंक्लूड किया गया है, द्रव में द्रव को मिलाया गया है, तो ये कहलाता है पायस। चाहे पानी में तेल की बूंद या तेल में पानी की बूंद जो है वो दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष द्रव में द्रव अवस्था को दर्शाती हैं, और ये अवस्था जो है वो पायस को प्रदर्शित करती है। इसके टाइप्स देखेंगे, 2 टाइप्स है। अभी मैंने कहा कि पानी में तेल या तेल में पानी की बूंदें जो हैं वो पायस अवस्था या इमल्शन को शो करती हैं, और ये द्रव में द्रव अवस्था के उदाहरण को प्रदर्शित करती हैं। तो हम कह सकते हैं दूध या तेल में जल जो है वो इसके उदाहरण होंगे। छठा जो है वो द्रव में ठोस को मिला करके बनाया गया है। ये किस तरीके का है कि अवस्था तो द्रव है, उसमें ठोस पार्टिकल मिलाए गए हैं, इसको नाम दे दिए सॉल। और ये क्या हो जाएगा, जैसे कि गोंद है, उस गोंद को द्रव में इंक्लूड कर दिया तो अवस्था जो है वो द्रव दिखाई देगी। लेकिन या स्टार्च, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, और इस पाउडर फॉर्म के ठोस को यदि द्रव में मिलाया जाए तो ये जो है द्रव में ठोस के उदाहरण को प्रदर्शित करती है। सातवां है हमारा ठोस में गैस, ठोस के अंदर गैस। तो ये जो उदाहरण है ये समुद्री झाग को प्रदर्शित करते हैं। समुद्री झाग जो है हमें पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि अवस्था तो उनकी ठोस होगी लेकिन उसमें गैसीय पार्टिकल पाए जा रहे हैं, तो ये ठोस झाग जो हैं ये हमें ठोस में गैस के उदाहरण को प्रदर्शित करती हैं। आठवां है ठोस में द्रव। ठोस में द्रव, जल प्रावस्था। बाजार से जेली लेके आओ, जेल जो है वो किस टाइप का है देखा होगा तुमने, नॉर्मली देखते हैं तो वो जो जेल जो है वो हमें एक स्थायी अवस्था में दिखाई देता है, बिल्कुल स्थायी यानी ठोस अवस्था में दिखाई देता है। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही उसे अगर मिलाया जाए चम्मच से तो वो तुरंत ही लिक्विड फेज में पहुंच जाएगा। तो यानी कि ठोस में द्रव की अवस्था जेल अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो ये किस चीज़ के उदाहरण को प्रदर्शित करेगी, जैसे कि दही, दही जमे हुए दही को देखो तुम, बिल्कुल एकदम जमा हुआ है, कड़क, बिल्कुल सॉलिड जैसा, लेकिन जैसे ही उसे हमने किसी चम्मच से या रही से उसे घुमाते हैं तो वापस से वो लिक्विड फेज में पहुंच जाता है। तो दही जो है वो ठोस में द्रव अवस्था के उदाहरण को प्रदर्शित करता है। और लास्ट है हमारी नवी अवस्था, ठोस में ठोस की अवस्था। ये मिश्र धातुओं को प्रदर्शित करती है। मिश्र धातु, जिंक कॉपर से मिला करके बनाया गया जो भी मिश्र धातु होगी वो हमारी ठोस में ठोस को मिला करके बनाई गई प्रवस्था को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ठोस सोल कहा जाता है। ध्यान देना है, परिक्षेपण माध्यम जिस अवस्था में होगा उसी का सॉल कहा जाएगा। मान लो परिक्षेपण माध्यम यदि वायु है यानी एयर है तो किस प्रकार का सॉल क्रिएट होगा, एरोसॉल। अगर परिक्षेपण माध्यम एयर है तो एरोसॉल, अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम जल है तो हाइड्रोसॉल, अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो बेंजोसॉल। तो जो परिक्षेपण माध्यम होगा उसी का सॉल उसी के नाम से जाना जाएगा। क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें कौन कौन से सॉल प्राप्त हुए, यदि हमारा परिक्षेपण माध्यम जल है तो किस प्रकार का सॉल प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोसॉल, या इसे एक्वासॉल भी कहा जा सकता है। यदि परिक्षेपण माध्यम वायु है तो इसे कहा जा सकता है एरोसॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो सॉल को क्या कहा जा सकता है, बेंजोसॉल। मान लो एल्कोहल है तो एल्कोसॉल। यानी जो परिक्षेपण माध्यम होगा वही हमारे सॉल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
सेकंड जो वर्गीकरण है वो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की अंतरक्रिया की प्रकृति के आधार पर है। यानी कि हम कह सकते हैं परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर फर्स्ट होगा इसमें द्रव स्नेही कोलाइड। अब द्रव स्नेही कोलाइड मतलब क्या है कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण होता है। अगर दोनों के बीच में एक इतना आकर्षण बल पाया जा रहा है जो आपस में मिलकर के कोलाइडी विलयन का निर्माण कर ले, तो ऐसे बनने वाले विलयनों को द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ दोनों प्रावस्थाओं के मध्य पर्याप्त आकर्षण यदि पाया जा रहा है तो बनने वाला विलयन द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। पर्याप्त आकर्षण, ठीक है। दूसरा, अगर ये पर्याप्त आकर्षण है तो ये इस प्रकार से बनने वाले जो कोलाइड होंगे ये स्थायी होंगे, स्थायी, ठीक है। तीसरा, अगर ये स्थायी हैं तो इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इनमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाए आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं। और मान लो इन्हें अगर अवक्षेपित कर भी लिया तो अवक्षेपित करने के पश्चात यदि इन्हें पुनः आपस में मिलाया जाए तो फिर से ये आसानी से द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर नॉर्मली तो ये आसानी से अवक्षेपित होंगे ही नहीं क्योंकि इनके पास में पर्याप्त आकर्षण बल पाया जा रहा है, लेकिन अगर इन्हें अवक्षेपित कर भी दिया तो ये पुनः अपनी अवस्था में दोबारा लाए जा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार के उत्क्रमणीय कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, स्टार्च और गोंद के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो द्रव स्नेही कोलाइड को प्रदर्शित करेंगे। तो खास बात क्या हो गई, द्रव स्नेही कोलाइड में पर्याप्त आकर्षण बल पाया जाता है और पर्याप्त आकर्षण बल के कारण ये स्थायी होते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अवक्षेपित कर भी दिया तो पुनः इन्हें आपस में मिलाकर के द्रव स्नेही कोलाइड बनाया जा सकता है। यानी कि ये आसानी से उत्क्रमणीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अलग किया, फिर से मिलाया, फिर से प्राप्त हो गया, फिर से अलग किया, फिर से मिलाया, फिर से। सेकंड, द्रव विरोधी कोलाइड। समझ में भी आ गया होगा, इनके बीच में पर्याप्त आकर्षण बल है तो द्रव विरोधी कोलाइड जो बनाएंगे उनके बीच में दोनों प्रावस्थाओं के मध्य में पर्याप्त आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा। नहीं पाया जाता है। अब पर्याप्त आकर्षण बल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, अस्थायी। अगर ये अस्थायी है तो इनमें अगर कम मात्रा में भी विद्युत अपघट्य मिलाया तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। और आसानी से अवक्षेपित हो गए, एक बार ये आसानी से अवक्षेपित हो रहे हैं तो इन्हें वापस से बार बार कोलाइडी विलयन बनाना आसान नहीं होता है। यानी कि ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं। सीधी बात है, दो आसानी से अगर मिलकर के कोलाइड बना रहे हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड, और अगर आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो द्रव विरोधी कोलाइड। एक बार अगर ये अलग हो गए तो फिर इन्हें आसानी से क्रिएट नहीं किया जा सकता। यानी कि बार बार ये दो, यानी इनका जो प्रोसेस है वो दोनों तरफ क्रिएट नहीं होता है। यानी कि एक बार अलग हो गए तो फिर से बनाना आसान नहीं है, तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सोने या प्लेटिनम के जो कोलाइड पाए जाते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर इनको अंतर के रूप में देखें